again Edward Said, notes, and page number 2, point number 11, and the heading is Novels and Historians Against Imperialism. Novelists and historians. फ्रांस के, अमेरिका के या इंग्लैंड के लोग जब भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए और उन्होंने वहाँ से लेटर भेजे, टेलीग्राम भेजे, जो कि उस वक्त का लेटेस्ट कम्युनिकेशन का निज़ाम था और जिसने बड़ी मदद दी थी इस निज़ाम ने बहुत सारे दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल करने में, उसकी इंफॉर्मेशन तेज़ तरीन वाय से कलेक्ट करने में। तो मटेरियल नावलिस्ट के पास भी पहुंचा, हिस्टोरियन के पास भी पहुंचा, या नावलिस्ट और हिस्टोरियन ने उन इलाकों में विजिट भी किया जिन इलाकों में इंग्लैंड रूल कर रहा था, जिन इलाकों को इंग्लैंड ने कॉलोनी बनाया हुआ था। तो बहुत सारे नावलिस्ट ने वहाँ जाकर जब वहाँ के नज़ारे देखे तो इन्होंने बड़े मिस्टीरियस किस्म के नावल्स लिखे और लैंड को बड़े मिस्टीरियस अंदाज में पेश किया और कहा कि वो लोग इंतहाई वैशी हैं, बारबेरियन हैं, वो कुछ भी नहीं जानते और वर्दी हैं, इसी काबिल हैं कि उन पर रूल किया जाए। वो कुछ नहीं समझते, सिर्फ वायलेंस की ज़बान समझते हैं। सपोज़ एक नावलिस्ट लिख रहा है कि खांगो अफ्रीका का एक इलाका है, खांगो के ऊपर इंग्लैंड ने जो तसल्लुत कायम किया है या बेल्जियम ने, जर्मनी ने जो उस पर जाके हुकूमत कर रहा है, उसे रूल कर रहा है, वहाँ के लोग इंसानी गोश्त खाते हैं। तो जब इस तरह रिप्रेजेंट किया उसे, तो यहाँ बाकी लोग जो बैठे थे यूरोप के अंदर, उन्होंने कहा कि वाह क्या सरजमीन है, वाकई इन जगहों को कंट्रोल करना चाहिए और इन्हें सिविलाइज करना चाहिए। आवर वाइट पीपल आर डूइंग गुड जॉब। ओके, तो बहुत सारे नावलिस्ट और हिस्टोरियन ने इंपेरियलिज्म के हक में चीजें लिख दी। ओके, लेकिन कुछ लोगों ने इंपेरियलिज्म के खिलाफ भी चीजें लिखी और एडवर्ड साइड उनको सराहता है जिन्होंने इंपेरियलिज्म के खिलाफ लिखा और उसके नकाब को उन्होंने टेयर किया, फाड़ा और असल चेहरा दिखाया वाइट पीपल का कि दे वर नॉट सिविलाइजिंग, दे वर लूटिंग ओवर देयर। 11. Said says that colonial and post-colonial fiction, जब कॉलोनी बना रहे थे रिच कंट्रीज, या उसके बाद की बात है जब अब अमेरिका कॉलोनीज बना रहा है, चाहे कॉलोनियल है चाहे कॉलोनीज बनाने के बाद के फिक्शन है, फिक्शन मीन स्टोरी, नॉवेल्स हैं, प्रेजेंट द कॉलोनियलाइज्ड लैंड्स, ये फिक्शन लैंड को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कौन सी लैंड को? हाँ, कॉलोनियलाइज्ड लैंड, मकबूजा लैंड को इस तरह पेश करते हैं ये नावल्स एज मिस्टीरियस लैंड्स, जैसे वो कोई पुरस्कार जगह हों ऑफ अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस, जहाँ पर गैर तहजीब याफ्ता वैशी रहते हों। बारबेरियंस, वैशी। वैसे तो बारबेरियन एक कौम का नाम है जो वाकई बहुत वैशी थी, लड़ते हुए वो एक दूसरे की चक्कों के साथ बोटियां निकाल लेती थी, इतने वैशी थी। अगर ये नज़ारा देखना हो तो आप कुनान द बारबेरियन मूवी देखिए आर्नल्ड की, ओके, कि बारबेरियन कैसे होते थे। अब ये बस नाम हर उस कौम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वैशी हो, तो इसका मतलब वैशी है। तो ये फिक्शन रिप्रेजेंट करते थे कॉलोनियलाइज्ड लैंड को कि ये लैंड मिस्टीरियस है जहां पर अनसिविलाइज्ड, गुड, वेरी गुड, हु अंडरस्टूड ओनली द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस, जो सिर्फ वायलेंस की ज़बान समझते हैं, तशद्दुद की ज़बान समझते हैं, एंड डिज़र्व टू बी रूल्ड, और ये डिज़र्व टू बी रूल्ड, और ये डिज़र्व करते हैं कि इन पर हुकूमत की जाए। ये ज़बान कौन समझते हैं? वायलेंस की। खांगो के अंदर
जब बेल्जियम के लोग एज अ हुक्मरान गए या वाइट पीपल जब वहां पर गए तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि तमाम लोग हमारे लिए लेबर करेंगे। जंगलों में उन्हें भगाते सारा दिन और वहां पर वो उनके लिए कतरा कतरा रबड़ का इकट्ठा करते। रबड़ का भी दरख्त होता है, दूध की तरह रबड़ निकलता है, थोड़ा सा कट लगा कर निकालते हैं। तो आपको पता है अफ्रीका, कांगो, ये रिच इलाके हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं, दरख्त हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली हयात मौजूद है, जानवर मौजूद हैं। तो पहली बार रबड़ इकट्ठे करते हैं, हाथी बड़े बड़े मारते और उनके दांत इकट्ठे किए जाते हैं। ओके, और एट द सेम टाइम वहां पर उन्होंने कालों की, उन्हीं निग्रोज की, अफ्रीकन की ड्यूटी लगाई कि वो छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 9 साल के बच्चे पकड़ कर लाते और वाइट मैन यूं खड़े हो जाते एक बड़ा छुरा लेकर और यूं हाथ रखा जाता बच्चे का, ऊपर छुरा मारते, हाथ एक साइड पर, बच्चा एक साइड पर, हर एक बड़े का, छोटे का, बुजुर्गों का और बच्चों का वो एक हाथ काट देते थे, सो दैट कि ये लोग ताकत में उनसे बढ़ ना जाए। और कई कई लोग वो मार देते एक एक दिन के अंदर, ये उनकी हिस्ट्री बताती है। इवन इन इंडिया, जब इंग्लैंड इंडिया में आया तो 120 शेरों को मार डाला चंद दिनों के अंदर अंदर, शिकार खेल रहे हैं, चीते मार डाले, शेर मार डाले। इंडिया के अंदर नदियां पार करने का तरीकाकार क्या होता था? रींछ, गेंडे, दरियाई घोड़े, इनको पहले मारा जाता, फिर इनकी खाल उतारी जाती नफासत के साथ। कौन उतारते थे? इंडियन। खाल उतारने के बाद उसको बंद करके, जहां जहां सुराख होते उसे बंद करके उसमें हवा भरी जाती, वो फूल जाते थे जानवर। उन जानवरों को पानी में रख के, खालों को, गुब्बारे नुमा खाल जो होती थी जानवरों की, पानी में रख के उसके ऊपर कुर्सियां रखी जाती थी 2 खालों के दरमियान में। उस कुर्सी में लॉर्ड साहब बैठते थे, गोरा बैठता था, और उस जानवर की खाल के ऊपर 2 हिंदुस्तानी सवार होते और वो बार बार कम होने वाली हवा मुंह से फूंकते रहते और 10-10, 12-12 हिंदुस्तानी कंधों पर गोरे लॉर्ड को उठाकर जाते थे। तो कई लोगों को ये वैसे ही बस्तियां कश कर देते, मार देते थे। इस तरह के मुजालिम होते थे, हिंदुस्तान में भी, अफ्रीका में भी इस तरह के होते थे। जब इन्होंने इबरतनाक सजा देनी होती थी, ये औरतों के पेट चाक करके उन्हें छोड़ देते, उनकी आंतड़ियां बाहर आ जाती और उनको पकड़कर वो भागते रहते और हैरान होते कि हमारे पेट से ये क्या चीज़ें निकल आई हैं जो हमारे लिए अजियत का बायस बन गई, हम कहाँ जाएंगे, और वहीं तड़प तड़प के मर जाते। इस तरह की अजियत भी अफ्रीका में दी गई। ओके, तो ये वही इंपीरियलिज्म है जो सिविलाइज करने गए हैं और कहते हैं ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं और ये वायलेंस की ज़बान जानते हैं और उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटिव पीपल। ये नेटिव पीपल की मिस रिप्रेजेंटेशन थी जो ये नावलिस्ट कर रहे थे, हिस्टोरियन कर रहे थे, ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये असल रूह स्पिरिट और उस कल्चर को बयान नहीं कर रहे थे, ये बस ये दिखा रहे थे कि ये अनसिविलाइज्ड और ब्रूट और बारबेरियन है। एंड देयर कल्चर, उनकी कल्चर की भी रिप्रेजेंटेशन गलत थी। एंड नीड्स टू बी रेडरेस्ट। और अपने फिक्शन में ये एंड करते, मॉरल देते कि इन लोगों को रेडरेस्ट, इनका इलाज करने की जरूरत है, इनको रेडरेस्ट करने की जरूरत। रेडरेस्ट का मतलब होता है इलाज करना, तदारुक करना, रिवाइव करना, बेहतर करना, रिस्टोर करना। तो रेडरेस्ट का मतलब रिस्टोर करना और क्योर करना लिख देंगे, इलाज करना और रिस्टोर करना। सो मैनी राइटर्स रोट इन फेवर ऑफ इम्पेरियलिज्म। बहुत सारे लोगों ने, नावलिस्ट ने और हिस्टोरियन ने इम्पेरियलिज्म के हक में लिखा, फेवर में लिखा, बट फॉलोइंग हैड डन गुड जॉब अगेंस्ट इट। लेकिन नीचे कुछ नावलिस्ट हैं, इन्होंने अच्छी जॉब की है कि इन्होंने इम्पेरियलिज्म के खिलाफ लिखा है। इम्पेरियलिज्म कायम क्यों करते थे? एक कंट्री, मदर कंट्री होता था, वो बैठ जाता था, वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर जाकर कब्जा करता था। कब्जा करके वहाँ पर ट्रीज हैं,
शातीर की सूरत में कटवा कर बनवा कर चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा के मुफ्त में लेबर से, और वो शिप भर भर के अपने कंट्री में ले आते, फिर वहाँ से वो उसे दूसरे कंट्रीज़ में भेजते, तिजारत करते थे। जैसे कि पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, कुर्सी कितने की है, ये सामने जो पड़ी हुई है मैंने तो 2000 की बनवाई है, ये 2000 की चेयर है, बिल्कुल सेम चेयर। बनाने में अगर आपकी मजदूरी ना लगे और लकड़ी भी मुफ्त हो, सिर्फ आपको ट्रैवल पड़े तो सस्ती पड़ेगी ना। अमृतसर हमारे साथ है ना, ये हमारे साथ है अमृतसर, इंडिया का शहर, हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर आखिर लकड़ी होगी। मैं इन भाई साहब को भेजता हूँ, मैं कहता हूँ आप चले जाएं सर वहाँ पर, आपने वहाँ जाकर कोड़े भी मारने हैं, मर्दों से काम भी कराना है, रात को अपने आप को दबवाना भी है, रात को उनके डांस भी देखने हैं, उनकी बनाई हुई शराब भी पीनी है, उनकी औरतों को इस्तेमाल भी करना है और उनसे कुर्सियाँ भी बनवानी है, और आपने मुंह को पूरी तरह बंद रखना है, पता चले कि हाँ भाई कोई लाहौरी आया है, तो वहाँ पर कुर्सियाँ बन जाएंगी। ट्रैवल पर कुर्सी का पड़ेगा हमें 100 रुपया, तो 2000 की कुर्सियाँ में 200 रुपये में मिल जाएगी, तो फायदा हो गया ना। हम इस कुर्सी को फिर दोबारा आगे भेज दें ईरान की तरफ 1000 रुपये में, 1100 रुपये की उन्हें पड़ जाएगी, वो आदमी खरीदेगा। दैट वाज द केस। तो अमीर कौन होगा? हम होंगे ना, जो यहाँ पर बैठ के मैनेज कर रहा है। सेम वाज द पॉलिसी ऑफ द इंग्लैंड, इसलिए लोग कब्जे करते थे। तो कब्जा करने का मतलब है दूसरे शख्स को उसी की ज़मीन पर बेबस कर दिया जाए और उसको गरीब कर दिया जाए, बेकार कर दिया जाए। कॉनरेड। अब इन चीज़ों पर कुछ नावलिस्ट ने वाकई स्टैंड लिया। अब जैसे कॉनरेड है, कॉनरेड, जोसेफ कॉनरेड, इसका एक नावल था द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ओके, तारीकी का दिल, यानी कि इंतहाई तारीकी। ये नावल कांगो के ऊपर था। एक आदमी कांगो में जाता है, वहां पर देखता है रूलिंग क्लास वाइट मैन कैसे रूल कर रहे हैं, और वहां पर जो सब ऑर्डिनेट हैं, यानी कि नेटिव लोग हैं, काले लोग हैं, वो किस हालत में हैं। उसने इस पर नावल लिख दिया। उसने बताया कि मैंने देखा है कि एक आदमी वाइट मैन के दफ्तर में बैठा बैठा मर रहा है। ओके, मैंने देखा कि 6-7 लोगों ने सर पर कुछ चीज़ें वजन रखा हुआ है और जा रहे हैं, उनके जिस्म जंजीर से बंधे हुए हैं। ओके, मैंने देखा वहाँ पर लोग कई कई हफ्ते काम करते हैं और आखिर में उनको ब्रास का, पीतल का, तांबे की एक स्ट्राइप, एक टुकड़ा दिया जाता है मुआवजे के तौर पर कई कई दिन काम करने। वहाँ पर जो वाइट मैन है वो औरतों के साथ सेक्स भी करता है, मर्दों के साथ भी करता है, जानवरों के साथ भी करता है। वहाँ पर वो वाइट मैन जब बीमार होता है तो नेटिव लोगों के सर काट दिए जाते हैं, नौजवानों के सर काट के स्टिक के ऊपर लगाकर उसके घर के सामने, उसके घर के तरफ उनका चेहरा काट दिया जाता था जो सर कलम किए गए थे। और ये एक रस्म थी कि जो बॉस है वो, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये बल्ली दे दी गई है इन नौजवानों की। ओके, इस तरह के सीन वहाँ पर उसने दिखाए सारे, और उसने बताया कि ये वाइट मैन वहाँ जाकर उल्टा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उल्टा उन लोगों को लूट रहे हैं, ना कि उन्हें सिविलाइज कर रहे हैं। कॉनरेड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा। जब कॉनरेड कैरेक्टर पूछता है जो कांगो में गया था, नावल का कैरेक्टर, कि ये जो स्टिक पर लगे हुए, किसी जगह पर उसने देखा कि स्टिक के ऊपर कोई 2, 4, 5, 10 सर लटके हुए थे। उसने कहा ये सर किन लोगों के हैं? तो उसे बताया गया ये सर रेबल्स के हैं, बागियों के हैं। और वो कहता है कि मज़ाए इसके कि मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन पूछता कि ये लोग कितने क्रिमिनल थे, मैंने देखा कि उनके सर नीचे की तरफ झुके हुए थे। तो ये सैंपल इस्तेमाल किया कि जिन लोगों को मारा था वो रेबल नहीं थे,
उनके साथ तो झुके हुए हैं, और जिनको मार डाला है वो रेबल नहीं हो सकते। अच्छा, व्हाटसएवर, इस तरह की बातें हैं। द हार्ट ऑफ डार्कनेस आप पार्ट 2 में पूरा नावल पढ़ेंगे भी सही, ओके। अच्छा, उसी हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर से एक लाइन ली गई है, देखिए क्या कहता है। हंटर्स फॉर गोल्ड, ये लोग शिकारी थे सोने के, जिस जगह जाते सोना लूटते थे। कौन? इंग्लिश व्हाइट मैन। और परस्यूअर्स ऑफ फेम, या शोहरत चाहते थे। दे ऑल हैड गॉन आउट ऑन दैट स्ट्रीम, ये सारे जाते उस नदी पर, यानी कि कांगो रिवर पर या नदियों पर। बेरिंग द स्वॉर्ड, और इनके पास क्या होता सायरा? इनके पास क्या होता? हाँ, तलवार होती। स्वाड का मतलब तलवार, स्वाड का मतलब जमाई नहीं है, ठीक है। स्वाड का मतलब तलवार है। एंड ऑफन द टॉर्च, और अक्सर इनके पास टॉर्च होती थी। टॉर्च, शम्मा होती थी। मैसेंजर्स ऑफ द माइट, ये ताकत के मैसेंजर थे, किसी ताकत के रिप्रेजेंटेटिव थे। विद इन द लैंड, इस जमीन पर। बैरियर्स ऑफ अ स्पार्क फ्रॉम द सैक्रेड फायर, किसी मुकद्दस आग के अंदर से इन्होंने शम्मा जलाई हुई थी। टॉर्च, बैरियर का क्या मतलब होता है? शम्मा, बरदार का क्या मतलब होता है? रोशनी देने वाला, सिविलाइज करने वाला, इल्म देने वाला। ये टॉर्च बैरियर तो थे। द ड्रीम्स ऑफ मैन, ये इंसान के ख्वाब थे, जो इंसान इंग्लैंड में बैठकर देख रहे थे कि लूट कर ले आएंगे। द सीड ऑफ कॉमनवेल्थ, यहाँ पर कॉमनवेल्थ की बुनियादें नजर आती हैं। ये जो आज के अमीर तबके हैं, कॉमनवेल्थ बनाई हुई है जिन कंट्रीज ने, कि अपनी दौलत मुश्तरका जिसे कहते हैं, अपने बेनिफिट के लिए, माशी फायदे के लिए, ये उन्हीं के चेले थे। द जर्म्स ऑफ एम्पायर्स, ये एम्पायर्स कायम करने के लिए उनके जरासीम थे। कहने का मतलब ये है, कॉनरेड कहता है कि इस जगह पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग थे जो टॉर्च बेरर थे, असल में वो जालिम थे और रिप्रेजेंटेटिव थे बड़े बड़े जिनों के। वो जिन जिनके पास पैसा है, वो जिन जो बड़ी बड़ी सल्तनत कायम करते हैं। ओके, किपलिंग इज अनदर राइटर। किपलिंग भी अगेंस्ट था, उसने भी लिखा है एम्पेयरलिज्म के खिलाफ। जेन ऑस्टन, पार्ट 1 में इसका एक नावल भी आपने पढ़ना है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। जेन ऑस्टन ने भी नावल लिखा था एक, मैन्सफील्ड पार्क। उसके अंदर हमें यही मिलता है कि शी इज ऑल्सो अगेंस्ट इन दिस एम्पेयरलिज्म। डिकन्स भी एम्पेयरलिज्म के खिलाफ था। मोहम्मद अली नावलिस्ट है, इंडिया में पैदा हुआ लेकिन डेथ उसकी कराची में हुई है। उसका नावल है ट्वेलाइट इन दिल्ली। उसने बताया कि इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जब अंग्रेज आ गया तो उस वक्त किस तरह बादशाह और उनकी औलाद फकीर बन गए थे और जगह जगह मांगते फिरते थे, और उनको तमाम आम लोग ऐसे ट्रीट करते थे जैसे दीवानों को ट्रीट करते हैं, घर में बिठाकर उनसे हाल हवाल और गप्पे लगाते हैं उनसे, हैं। तो उसके वक्त जो मुकद्दस फैमिलीज थी उनके अंदर किस तरह बूट, सूट, हैट आ रहा था, तो वो कहते हैं ट्वेलाइट, और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे। W.B. यीट्स ने भी एम्पेयरलिज्म के खिलाफ लिखा है। एमी सीजर, इसने खिलाफ लिखा। अच्छा, पहले इसे कहते हैं शिना अशबी, ओके, अब इसे कहते हैं छिनावा एचबी। छिनावा एचबी, अमेरिकन अब इसे छिनावा एचबी कहते हैं, छिनावा एचबी। तो अब आपके ऊपर है शिना एचबी कहें या छिनावा एचबी ये कहें। इसने एक नावल लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें गिरती हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें एक तरफ गिर जाती हैं। इस नावल के अंदर छिनावा एचबी ने कहा अंग्रेज आ गए हैं अफ्रीका के एक ट्राइब में, एक क्लाउन में, एक इलाके में,
उस इलाके का नाम है एग्बो कल्चर, उसे आइबो कल्चर भी कहते हैं। बस इतना याद रखें, थिंग्स फॉल अपार्ट में एक अफ्रीकन इलाका दिखाया गया है जिसके अंदर अंग्रेज़ आए हैं और वहाँ पर उन्होंने लोगों को क्रिश्चियन करना शुरू किया है और लोगों को बताना शुरू किया है कि यू आर रॉन्ग एंड वाइट पीपल आर राइट, और तुम्हारे सारे रसूमात, मेहमान नवाजी के तरीक़ाकार और उठना बैठना, खाना पीना, ट्विन बच्चों को जन्म देना ना देना, ये सब गलत है। वहाँ के लोग छी गॉड की इबादत करते थे, वहाँ के लोग ट्विन बच्चों को बुरा समझते और उन्हें जंगल में फेंक देते थे, ये उनका कल्चर था। और जब ये गोरे गए हैं तो उनके बैड पॉइंट्स को उजागर करके उन्होंने अपना रिलीजन वहाँ दिया, जिसकी वजह से उन ट्राइब्स के अंदर आपस में लड़ाई हुई। और वहाँ का एक मेजर कैरेक्टर ओखैनको है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, और वो आखिर सूली पर चढ़ गया अपने कल्चर को बचाते बचाते। तो चिनाय एचबी ने भी क्या किया, उन इम्पेरियलिज्म के खिलाफ लिखा कि ये गोरे जब आते हैं कहीं पर भी ये वायोलेशन करते हैं और कल्चर तबाह करते हैं। क्लियर? J.R. सीले फ्रेंच फैनॉन, फ्रेंच फैनॉन क्या कहता है इम्पेरियलिज्म के बारे में? कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हैव नॉट पेड देयर ड्यूज। कॉलोनियलिज्म ने और इम्पेरियलिज्म ने, उन्होंने अपना कर्ज नहीं उतारा, उन्होंने अपना कर्ज नहीं उतारा। व्हेन दे विथड्रू देयर फ्लैग्स, जब वो वहां से गए, अपने फ्लैग ले गए वहां से, एंड देयर पुलिस फोर्सेस, और पुलिस भी जब अपनी ले गए, फ्रॉम आवर टेरिटरीज, हमारे इलाकों से। यानी कि इंडिया में जब आया था अंग्रेज, जब इंडिया में जब अंग्रेज आया है तो उसने हमारे 120 चीते मार डाले 10 दिनों में, रिंग प्लेइंग में। तो जब यहां से वो वापस गया है तो हमें उसका खमियाजा चाहिए ना। वो क्या हमारे जंगल को दोबारा आबाद करके गया है? वो यहाँ पर आया है, उसने यहाँ पर धान थी, कपास थी, गंदम थी, वो सारी यहाँ से इकट्ठी करा कर ले जाता था सस्ते दामों। तो हमारा मुल्क गरीब हुआ इंडिया। तो जब वो यहाँ से अपने फ्लैग्स और फोर्सेस लेकर गया, क्या उसने हमें दोबारा बहाल किया? नहीं किया। ये अहम पॉइंट होता है, इंटरनेशनल रूल है। अगर आप किसी कंट्री के ऊपर कब्जा करेंगे या वार करेंगे, जब वार खत्म होगी, जो आपका मकसद है पूरा होगा, आप उस कंट्री को दोबारा बहाल करेंगे। जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो फिर ये उसकी ड्यूटी थी कि उसे बहाल करके जाए, और उन्होंने कहा कि हमने बहाल कर दिया है या कर रहे हैं, डॉलर और कुछ तामीरात और कुछ इस तरह का काम किया उन्होंने। तो यहाँ पर फैनॉन यही कह रहा है कि जब ये कॉलोनी बनाने वाले लोग, इम्पेरियलिज्म पैदा करने वाले लोग यहाँ से गए तो उन्होंने वहाँ पर रिस्टोर किए बगैर चले गए यहाँ से। फॉर सेंचुरीज द फॉरेन कॉलोनिस्ट्स, और कई सदियों तक ये बाहर से आने वाले कॉलोनी बनाने वाले लोग हैव बिहेव्ड इन द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, इन्होंने अंडर डेवलप्ड गरीब कंट्रीज के साथ ऐसे बिहेव किया सदियों तक, लाइक नथिंग मोर देन क्रिमिनल्स, कि बस ये लोग कुछ भी नहीं हैं, बस क्रिमिनल हैं। उन्होंने हमें कैसे ट्रीट किया? जैसे बस हम क्रिमिनल हों। उन्होंने हमें सिविलाइज करना है और हमें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया है। उन्होंने हमारे कल्चर की, हमारे गॉड्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी उन्हें। वी वर जस्ट मशीन्स, क्रिमिनल्स। उन्होंने जैसे चाहा हमें वैसे ट्रीट किया। ओके, तो इन्होंने जब गए यहाँ से तो अपना मुआवजा भी नहीं देकर गए। डेविड लैंड्स ये भी इम्पेरियलिज्म के खिलाफ लिखता है। खुरनैन भी खिलाफ लिखता है, और ये क्या कहता है? अमेरिका लव टू थिंक, अमेरिका मोहब्बत करता है इस चीज़ से, ये सोचकर,
अमेरिका इस सोच से मोहब्बत करता है दैट वॉट एवर इट वॉन्टेड, कि अमेरिका जो चाहता है वह जस्ट व्हाट द ह्यूमन रेस वांटेड, यही बस इंसानी नस्ल चाहती है। अमेरिका को ये गुमान है कि जो मैं चाहता हूँ सारी दुनिया यही चाहती है, ये गुमान है। ओके, जब नोम चोम्स्की से पूछा गया एक इंटरव्यू के अंदर कि बताइए अमेरिका तो जस्ट काज के लिए इनजस्ट काम करता है, इनजस्ट वाय अपनाता है, यानी कि अच्छे काम के लिए बुरा रास्ता इख्तियार करता है अमेरिका। तो उसने कहा था कौन सा जस्ट, क्या ये जस्ट है, जस्ट काज है कि आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। जब ये लोग इंपीरियलिस्ट वहां पर जंग करते थे, लड़ते थे मकामी लोगों के साथ, तो बाद में जो लाशें होती थी उनको ट्रैक्टर और ये जो क्रेन होती है, ये बिल्डोजर जो होते हैं, लिफ्ट जो होती है, इसके लिए इकट्ठा मेल कर गड़े में बंद करते थे। इतनी इनके पास भी नहीं होती कि एक इंसान का तकद्दुस के उस इंसान को बरल दें। ये मशीन के लिए उनको इकट्ठा करके गड़े में फेंक देते थे और उसमें मक्खियां भिन बनाती रहती थी कई सदियों तक, सालों तक। तो इसी तरह एंड नोम चोम्स्की ही इज अलाइव, ये जिंदा है अभी, और ही इज लिविंग इन अमेरिका नाउडेज, अमेरिका में रह रहा है। अमेरिका वो कहता है कि ही इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, अमेरिका में बैठ के कहता है यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके लेक्चर से। इसकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, नॉट ओनली इन लिंग्विस्टिक मेथड्स एंड आल्सो इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। फलस्तीन के हक में, इंडिया के हक में बोला है। महात्मा गांधी को इसने बताया है कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ महात्मा गांधी, वो अपने कौम के लिए किस तरह खड़ा हुआ था, उसके हक में बोलता है। अमेरिका के खिलाफ बोलता है कि ये जो करता है दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट जस्ट कॉज, ये अनजस्ट है। ओके, फॉर द एंटरप्राइज ऑफ एम्पायर डिपेंड्स अपॉन द आइडिया ऑफ हैविंग एन एम्पायर। फॉर द एंटरप्राइज, और जो बड़ा काम है ऑफ एम्पायर, एक हुकूमत का कब्जा करने वाले का सबसे बड़ा काम डिपेंड करता है इस आइडिया पर ऑफ हैविंग एन एम्पायर, कि उसके पास बस हुकूमत होनी चाहिए। बस इम्पेरियलिस्ट कहता है कि मेरा कब्जा होना चाहिए, यही उसका काज है। एज जोसेफ कैनरेड सो पावरफुली सीम्स टू हैव रियलाइज्ड इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जोसेफ कॉनरेड ने रियलाइज किया इस बात को। ही सेज दैट द डिफरेंस बिटवीन अस, उसने कहा कि हमारे दरमियान इन द मॉडर्न पीरियड में हमारे दरमियान फ़र्क ये है, द मॉडर्न इम्पेरियलिस्ट्स, जदीद इम्पेरियलिस्ट एंड द रोमन्स, और रोमन्स के दरमियान वो कहते हैं फ़र्क ये है हमारे और पुराने इम्पेरियलिस्ट के दरमियान। जो रोमन थे उनके और जो जदीद इम्पेरियलिस्ट हैं इनके दरमियान एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? इज़ दैट द रोमन्स वर देयर जस्ट फॉर द लूट, कि रोमन्स ने जब कब्जे किए थे बस लूटने की काज से किए थे। दे वर जस्ट स्टीलिंग, वो वहां पर सिर्फ स्टील करके आते थे, चोरी करके आते थे। बट वी गो देयर विद एन आइडिया, लेकिन हम जाते हैं वहां पर एक आइडिया के साथ। मैं इसकी सिंपल मिसाल पहले भी दे चुका हूं, दोबारा वहीं दूंगा। आप एक जगह पर जाते हैं, लूट कर आ जाते हैं, दैट इज इनफ, उसका दिया फिर भी जलता रहेगा। आप एक जगह पर जाते हैं, लूटते हैं और लूटने के साथ वहां पर एक लड़ाई भी छोड़ाते हैं, तसादम छोड़ाते हैं, एक नई आइडियालॉजी छोड़ाते हैं, तो आप वापस आ जाते हैं। वो कौमें तरक्की नहीं करती, लड़ लड़ के मर जाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर छोड़ गए तो हम आपस में लड़ रहे हैं, आइडिया। इसी तरह कांगो में जब गए तो वहां पर भी डिस्प्यूट, और वैसे थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर स्पेशली चनाया अशबे ने यही कहा है कि वहां पर जब गए तो उन्होंने क्रिश्चियन मैथोलॉजी दी, तो लोग रिलीजन के ऊपर लड़ने लग गए, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। तो जहां पर अब आइडिया छोड़कर आ जाते हैं
वहां पर लड़ाई सदियों तक चलती रहती है और ये सबसे बुरी बात है। वहां पर लूट कर आ जाए दैट इज इनफ, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर आइडिया भी छोड़ आएंगे तो ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी। नहीं समझी बात को? समझ आ गई है? ओके। एडवर्ड सेड, तो रिलीजन इज आल्सो वन ऑफ द टूल फॉर इम्पेरियलिज्म। रिलीजन भी एक टूल है इम्पेरियलिज्म का, कि रिलीजन के जरिए से मशीनरीज क्रिएट करते हैं, मजहबी पेशवा क्रिएट करते हैं, फिर डिफरेंट लैंड पर जाते हैं, वहां पर जाकर मजहब की तकलीद होती है, लोगों को बताते हैं, वहां पर डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है और वहां जाकर फिर कब्जा कर लिया जाता है। ओके। एडवर्ड साइड quotes Noam Chomsky, who exposes the false Western claims of civilizing the uncivilized. एडवर्ड साइड कोट करता है नोम चॉम्स्काई को, जो कि एक्सपोज कर देता है, वाजे कर देता है झूठे वेस्टर्न के क्लेम्स, वेस्टर्न के झूठे क्लेम्स, इम्पेरियलिज्म के झूठे क्लेम्स कि वो सिविलाइजिंग द अनसिविलाइज्ड, कि वो हैं, आप बता सना। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो गैर मस्जिद कौम हैं हम उनको सिविलाइज कर रहे हैं, और ये झूठा दावा है। कौन कहता है? नहीं, चॉम्स्काई। ब्रूटल एंड इग्नोरेंट पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के, एशिया और अफ्रीका के, हाँ, कि इग्नोरेंट पीपल को और ब्रूट पीपल को सिविलाइज करने जा रहे हैं। अपेरेंटली वेस्टर्न आइडियोलॉजी वाज ऑफ इंश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी, वाज ऊपर ऊपर से तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो थी, वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो थी वो इंश्योर कर रही थी इंसान के तकद्दुस को, इंसान के वकार को, कि इंसान का वकार ये नहीं कि इंसान इंसान को काट कर खाता रहे, ये डिग्निटी नहीं है इंसान की। इंसान की डिग्निटी ये है कि वो महज़्ज़ब हो, शाइस्ता हो, पुरवकार हो। ये वो कहते थे, ये सिविलाइजेशन है। ये अपेरेंटली कहते थे लिबर्टी हो इंसान के पास, इंसान जो चाहे जहां चाहे वो कर सके, सेल्फ डिटर्मिनेशन। और बाज़ाहिर तो लगता था कि इनकी आइडियोलॉजी है कि ये इंसान को डिटरमाइन करेगा। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, और हर कंट्री नेशन सोसाइटी को सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बना देगा। उसके पास अपना पैसा होगा, अपना बिजनेस होगा, वो किसी से भीख नहीं मांगेगा। फॉर ऑल द पुअर कंट्रीज, तमाम गरीब कंट्रीज के लिए। मैं दोबारा समराइज करूं, नोम चॉम्स्की कहता है ये फॉल्स क्लेम करते हैं जब ये कहते हैं कि हम लोगों को सिविलाइज करेंगे, ब्रूट्स को सिविलाइज करेंगे। अपेरेंटली तो ये कहते हैं कि हम इंसान की डिग्निटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंसान लिबर्टी हो, इंसान के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो उसके पास। और ये बाजार बड़ा अच्छा आइडिया है। किन कंट्रीज के पास? एशिया और अफ्रीका के कौन से कंट्रीज के पास? गरीब कंट्रीज के पास। But practically this ideology served for fulfilling the interests of the Western imperial powers. लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस आइडियोलॉजी ने मदद की है, खिदमत की है वेस्टर्न कब्जा ग्रुप ताकतों के अपने मफाद को पूरा करने में। बाज़ाहिर तो ये आइडियोलॉजी थी, वेस्टर्न पीपल की क्लेम थे कि हम लोगों को सिविलाइज करेंगे, उनके डिग्निटी बनाएंगे, उनको लिबर्टी देंगे, उनको फिनेंशियली स्ट्रांग करेंगे। लेकिन दर हकीकत प्रैक्टिकली मकासद पूरे हुए किनके? ताकतवर एम्पीरियल पावर्स के, उनके मकासद पूरे हुए। माल सारा वो ले गए, रिच वो हो गए, इंटरेस्ट मजबूत कंट्रीज के पूरे हुए और वो वैसे गरीब रह गए। In fact, this ideology or claim of the Western countries has proved the cruel nature of the Englishman. ये आइडियोलॉजी और ये क्लेम वेस्टर्न कंट्रीज का प्रूव करता है कि अंग्रेज जो हैं वो
क्रूअल है नेचर, बाय नेचर जालिम है। दे वांट टू कीप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज पुअर, वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को गरीब रखना चाहते हैं, इग्नोरेंट रखना चाहते हैं, जाहिल, एंड इनसफिशिएंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में कमजोर रखना चाहते हैं। सो दैट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में रूल ओवर देम, ताकि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज उनके ऊपर हुकूमत कर सकें। अगर मोहल्ले में एक घर के अंदर 3 भैंसें हों और 4 लोग रहते हों, पूरे मोहल्ले में नाश्ता करने के पैसे ही किसी के पास ना हो, तो लस्सी लेने के लिए कहाँ आएंगे? चौधरी साहब के पास आएंगे ना। तो चौधरी साहब जिस चीज को लस्सी देगा, जब बाहर निकलेगा तो सारे उसके पांव पकड़ेंगे ना, हाथ भी बांधेंगे। ओके, तो ये है इंपीरियलिज्म मोड, ये है फ्यूडल थ्रू द वेरियस मनी लैंडिंग एजेंसीज। अब वो एक बात और कर रहा है कि ये जो अमीर मुल्क हैं ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को गरीब रखते हैं, इग्नोरेंट रखते हैं और इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर जीरो रखते हैं ताकि इन पर रूल कर सकें। कैसे? रास्ता है मनी लैंडिंग एजेंसीज, उधार पैसा देने वाली एजेंसीज के जरिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहाँ का है? मेरे ख्याल में अमेरिका का है। अमेरिकन है या ब्रिटेन है, नॉट अ मैटर, नॉट अ मैटर। लेकिन पैसा उधार देता है आपको, क्रेडिट कार्ड भी देता है, कार फाइनेंस भी है, पैसा उधार दे रहा है ना। तो ये वहां से यहां क्या करने आ गया पैसा उधार देने के लिए? वो कोई ना कोई दरमियान में पॉलिसी है, कोई ना कोई चीज जरूर है दरमियान में, लाइक द वर्ल्ड बैंक। अच्छा, दूसरा अहम इशू वर्ल्ड बैंक है। दुनिया का वर्ल्ड बैंक है जो गरीब ममालिक को पैसा देता है शराइत के साथ, कल वाली आपकी बात। और दूसरी बात, वो शराइत के अलावा भी जिसको पैसा देगा उसको महकूम तो करेगा, उससे अपनी मकासद भी पूरे कराएगा। और दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी का मतलब होता है फिर पैसा, दौलत। ये 2 तरीके हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक से हम भी पैसा उधार उठाते हैं, और पैसा जब उधार देते हैं ये रिच कंट्रीज तो हमारे ऊपर कंट्रोल भी गेन कर लेते हैं। इन प्रेजेंट वेस्टर्न इम्पेरियलिस्ट्स, आज के दौर में मगरबी जो इम्पेरियलिस्ट्स हैं, आर होल्डिंग द इकोनॉमीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड। क्या मतलब है इसका? वेस्टर्न इम्पेरियलिस्ट ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को होल्ड में किया हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है, बाय लेंडिंग लोन्स, कि उनको लोन देता है थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड IMF, एंड अबव ऑल दे क्लेम दैट दे आर फेवरिंग दीज कंट्रीज। और फिर जब वो पैसा देते हैं उधार तो साथ ये कहते हैं कि हम इन कंट्रीज को बाय हेल्पिंग देम। कैसे? इन देयर डिफिकल्ट टाइम ऑफ पॉवर्टी। कब? लैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जब इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, कंप्यूटर नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता, पानी ज़राअत की जदीद आलात नहीं होते, तो हम इनको देते हैं। एंड फीबल इकॉनमी, और जिनकी इकॉनमी फीबल है, कमज़ोर है, उनको पैसा देते हैं। सर, एक पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो आपने बताया ना वर्ल्ड बैंक का, तो ये नावल जो है ना अबे हयात, उसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि वर्ल्ड बैंक ने ना जो कांगो है वहाँ के लोग गरीब हैं, और वहाँ के वो जो जंगलात है ना, वर्ल्ड बैंक कर चाहता है कि उनको काट दिया जाए और वहाँ पे ना यानी कि फैक्ट्रीज लगाई जाए। तो उसके बारे में ना बड़ी यानी कि डीपली उसमें बताया जा रहा है, ये चीज़ वहाँ भी डिस्कस हो रही है। अच्छा जी, ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कांगो के अंदर दरख्त काट दिए जाएं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाए। वो लोग एक एहतजाज कर रहे हैं, तो इस तरह का नावल में ना पूरा यानी कि ये चीज़ उसमें डिस्कस की। अच्छा, इस तरह का नावल भी है जिसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नो डाउट, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री भी किसी को देना, इंडस्ट्री लगवाना, उसके कल्चर को डिमोलिश करना है और उसमें से आप अपने मकसद पूरे कर सकते हैं। इंडस्ट्री बाज़ात खुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें से अपने मकासद पूरे ज़रूर कर सकते हैं। ओके, 15। अब हम बात क्या कर रहे हैं, सारी हमारा टॉपिक क्या है?
हाँ, नावलिस्ट और हिस्टोरियंस इंपेरियलिज्म के खिलाफ कैसे लिखते हैं। तो कितने राइटर आपने पढ़े? आप इस वक्त 12-13 राइटर पढ़ चुके हैं। 2 राइटर्स को मैंने डिटेल किया है। वहाँ पर एग्जाम में अगर सिर्फ ये आ जाए क्वेश्चन कि बताइए कि हिस्टोरियन और नावलिस्ट के रेफरेंस जो दिए हैं, क्यों दिए हैं, कैसे दिए हैं, क्या है, तो वो सारी बात ये है। 3, 4, 5 पॉइंट हैं। इसके साथ ऐड आप जो मर्जी करें, माइनस जो मर्जी करें, लेकिन नावलिस्ट के कुछ कोड्स हैं, तो ये आप कोड्स याद कर लेंगे या उनकी बातें आपको पता चल गई हैं कि नावलिस्ट कहते क्या है। भाई ये सारी बातें याद नहीं रहेंगी तो कम से कम आपको, बड़े तो हो गए हो ना, इंटरनेशनल मसाइल तो देख रहे हो ना कि दुनिया के इंटरनेशनल मसाइल क्या हैं। ओके, कहीं बात करने जोगे तो हो ना। ओके, most of the western writers, 15 number, most of the western writers for example could never imagine, बहुत सारे वेस्टर्न राइटर्स थे जो इमेजिन भी नहीं कर सके, जो तखयल नहीं कर सकते, that those natives who appeared either subservient, कि वो नेटिव लोग जो चाहे गुलाम की सूरत में थे और अनकोऑपरेटिव, या जो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो नेटिव जो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, या वो नेटिव जो आपके गुलाम थे, आपसे कोऑपरेट कर रहे थे, वर वन डे गोइंग टू बी केपेबल ऑफ रिवोल्ट, वो एक दिन तो इस काबिल हो जाएंगे कि आपके खिलाफ बगावत करें। और ये दुनिया में हुआ है। अमेरिका के अंदर निग्रोज, ब्लैक जो पीपल थे, वो हमेशा सर्वेंट थे, गुलाम थे, और उनको स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर, जॉब्स के अंदर कोई उनको कोटा या कोई उनको वो नहीं दिए जाते थे, सीट्स नहीं दी जाती थी। फिर उन्होंने पूरा एक इनकलाब लड़ा है और आज ओबामा वो निग्रो में से एक सेक्शन का प्रेसिडेंट है। ओके, तो अगर आप दबाएंगे इंसान को तो इंसान सोचने समझने की सलाहियत रखता है, तो वो रेवोल्ट करेगा, बगावत करेगा आपसे। ओके, फेस, ये हमने चैप्टर खत्म कर दिया, बात खत्म कर दी हमने। नावलिस्ट की बात इस तरह खत्म की कि नावलिस्ट को ये सोचना चाहिए था कि जो लोग सर्वेंट हैं या नहीं हैं, जब उन पर कब्जा करेंगे तो एक दिन वो रेवोल्ट जरूर करेंगे। नाउ देयर इज लॉन्ग डिबेट। अब हम एडवर्ड साइड को स्पेशली डिस्कस करेंगे कि एडवर्ड साइड फर्दर क्या कहता है, क्या रेफरेंस देता है, उसकी मजीद क्या बातें हैं, वो किस तरह से एम्पेरियलिज्म के फेस को दिखाता है और उस फेस पर पड़े हुए पर्दे को, मास्क को, नकाब को किस तरह टैटर करता है। टैटर का मतलब चीथड़े चीथड़े कर देना। 16 फेस एंड टैटर्ड मास्क ऑफ एम्पेरियलिज्म। टैटर्ड का मतलब टुकड़े टुकड़े, चीथड़े हो जाना, तो पीछे से चेहरा नजर आएगा। Imperialism is unending thirst or greed for capturing and looting the raw materials of most of the countries of Asia and Africa. Clear है कि imperialism ना खत्म होने वाली प्यास है और लालच है। और किस चीज की लालच? कैप्चरिंग, कि कैप्चर किया जाए, लूटिंग और लूटा जाए, किस, क्या? द रॉ मटेरियल, खाम माल ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को। इन इंडिया 30 मिलियन पीपल वर हैंडल्ड बाय 4000 इंग्लिश, 4000 इंग्लिश थे, और 30 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, 10 मिलियन में कितना? 1 करोड़। 30 करोड़ और 15 लाख आबादी थी, 30 करोड़ और शायद 5 लाख आबादी, इस तरह की थी कोई। तो उसको 4000 इंग्लिश पीपल कंट्रोल कर रहे हैं। और 60,000 सोल्जर्स कहाँ से आए? हमारे भाई थे, इंडियन ही थे। एंड 90,000 सिविलियंस को साथ मिलाया गया था, जो वहाँ के नंबरदार, चौधरी ये थे। सो व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म क्या है? एज साइड यूजेस इट हियर, जैसे कि साइड ने इसको इस्तेमाल किया यहाँ पर। इट इज, ही एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करता है, एन आइडियोलॉजी,
एम्पीरियलिज्म एक आइडियोलॉजी का नाम है, आ सेट ऑफ एजम्पशंस, ये सेट ऑफ एजम्पशन है, फर्ज की हुई चीजों का एक सेट है, दैट जस्टिफाइज, जो जस्टिफाई करता है। एक ऐसी आइडियोलॉजी, ये एक तखयलाती सेट है जो कि जस्टिफाई करता है, सपोर्ट करता है एंड लेजिटिमेट लीगल करता है द कन्क्वेस्ट, जीत को, आपकी फतह को। एम्पीरियलिज्म ऐसी आइडियोलॉजी है कि जब आप किसी को लूटते हैं, मारते हैं, कत्ल करते हैं किसी का, तो ये एम्पीरियलिज्म, ये आइडियोलॉजी आपको सपोर्ट करती है, आपको जस्टिफाई करती है दुनिया के अंदर कि आपने जो एक्ट किया है वो ठीक किया है, लेजिटिमेट कर देती है आपकी कन्क्वेस्ट को, आपकी जीत को। कंट्रोल, और आपके कंट्रोल को जस्टिफाई करती है। एंड डोमिनेशन ऑफ लैंड्स, और लैंड के ऊपर डोमिनेशन को जस्टिफाई करती है। दैट आर इनहेबिटेड बाय अदर पीपल, वो लैंड जो दूसरों की मलकियत में होती है, जिसके मालिक रहने वाले कोई और होते हैं। हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो बोलते हैं मुख्तलिफ ज़बानें, एंड हैव अदर ट्रेडिशंस, और जिनकी ट्रेडिशन आपसे मुनफरिद होती है। ओके यहां पर हमारे मोहल्ले में एक बलोच आकर रहना शुरू कर दे, सर पर पगड़ी बांधे, ऊपर वास्केट पहने और मुंह में बीड़ा रखे, नस्वार रखे, और जगह जगह नस्वार फेंके, और वो बच्चों से बातें करे बलोची के अंदर, और बंदूक भी दिखाए बार बार, और फायरिंग भी करे। अब ये उसका कल्चर है। आप इस बात को उज़र बना सकते हैं बड़े स्पेक्ट्रम में। देखिए, यहाँ पर एक दहशतगर्द रहता है जो रोज़ाना फायरिंग करता है, और ये बाबां के दल कहता है कि मैं किसी को मार डालूंगा, और वो वैशी है, पागल है, दरिंदा है, वो ज़बान भी नहीं जानता, वो पता नहीं कहाँ से आ गया, लिहाजा इसको पकड़ा जाए। तो सारे मोहल्ले वाले आपके साथ होंगे। अगर आप उसके घर पर धावा बोल के उसे कत्ल कर देते हैं और उसके घर में फिर आप खुद बैठ जाते हैं, तो लोग मैक्सिमम आपको जस्टिफाई कर देंगे कि आपने एक दहशतगर्द से हमारी जान छुड़ाई। हालांकि वो उसका कल्चर था। उसका बंदूक चलाना बुरा हो सकता है लेकिन हार्मफुल नहीं था, क्योंकि वो हवाई फायर करता था, तो उसको मेंट किया जा सकता था, सिविलाइज किया जा सकता था। लेकिन उसमें अगर आपने अपना पर्पस दरमियान में रख कर उसको गए हैं सिविलाइज करने या मारने, ख़त्म करने, तो आपको मकान मिल जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है आप पर, आप किसी को सिविलाइज करते हैं या सिविलाइज करने के रूप में आप उसे लूट कर आ जाते हैं। ओके imperialism as an ideology is different from colonialism. colonialism से थोड़ी सी डिफरेंट है imperialism, which is the actual, और colonialism एक्चुअल चीज है, रियल एक्टिविटी है ऑफ conquering, जीतने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, एंड डोमिनेशन अदर लैंड्स एंड पीपल। colonialism की डेफिनेशन हो गई है। colonialism का मतलब है कि कंट्रोल गेन करना, फतह हासिल करना, डोमिनेशन गेन करना दूसरे लोगों पर, दूसरों की जमीन पर। इंपेरियलिज्म है साइड से, माइट से, शायद ये कहता, द इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल बेस। इंपेरियलिज्म का मतलब है जहानत से, कल्चर से और एक आइडियोलॉजी से उसको बेस बनाकर, दैट मेक्स एन अदरवाइज मॉरली डाउटफुल प्रोजेक्ट। अगर ये चीज़ें ना हों, आइडियोलॉजी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल चीज़ें, तो आपका किया जाने वाला प्रोजेक्ट मे बी डाउटफुल हो जाए, मॉरली। सीम एक्सेप्टेबल, अब ये एक्सेप्टेबल नजर आएगा, इवन रिजनेबल भी नजर आएगा। इसमें क्या कहा है? कानूनी बनाने में और इंपेरियलिज्म में एक फर्क है। कॉलोनी जब आप बनाते हैं वहां पर जाके कंट्रोल गेन कर लेते हैं, डोमिनेशन गेन कर लेते हैं। इंपेरियलिज्म जब आप इख्तियार करते हैं तो आप डोमिनेशन तो करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, लूटिंग भी करते हैं, साथ आप एक आइडियोलॉजी भी देते हैं उनको ताकि वो लड़ें। और ये सबसे खतरनाक चीज होती है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम में कितने लोग मर गए थे?
1 लाख लोग मर गए, लोग कहते हैं 1 लाख लोग मर गए ना। क्यों मरे हैं? मेन मसला क्या है? सर इसमें ब्रिटिश चले गए थे, उन्होंने आइडियोलॉजी दी इनको। नहीं, इससे पहले क्या है? मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, सिंपल सवाल कर रहा हूं कि क्यों ये अलग क्यों हुए हम? सर आइडियोलॉजी लागू होगी ना, कि वो लोग कहते हैं कि हमारा जीने का जो यानी कि रहन सहन का जो तरीका, वो हिंदू थे, उनका कल्चर और है, हम मुसलमान थे, ये आइडियोलॉजी में डी- वो हिंदू थे, हम मुसलमान थे, वो हिंदू थे। इससे पहले अगर 800 साल पहले जाएं तो सारे क्या थे? एक थे। कौन थे? हिंदू थे। तो ये आइडियोलॉजी किसी ने आकर दी ना, आकर कोई आया जिसने तिजारत की यहां पर, कोई आया इसने कोई काम किया यहां पर और सिविलाइज भी किया आपको, में भी आपको साथ रिलीजन भी दिया, आपको आइडियोलॉजी दी, उस आइडियोलॉजी पर आप पक्के हुए, फिर आपकी लड़ाई पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट एंड फिगर पर देखेंगे तो काम वहां पर आपका हो गया जहां पर आपने नया रिलीजन लिया। पॉइंट तो ये है, आप मुसलमान बैठे हैं, एक बंदा बाहर से आता है, वो कहते हैं 6 गॉड की इबादत करो, आप रात को इबादत करेंगे, सुबह उठेंगे आपकी फसलों में सोना मिल जाएगा। या वो कह रहा है आप इबादत करें, साथ ही आपको जब भी आएंगे मुफ्त के अंदर इबादत करने के लिए आपको 3 टाइम खाना मिल जाएगा, आप खाना खा के जाइएगा, घर के लिए भी ले जाइएगा। पाकिस्तान की आवाम गरीब है, 10% आवाम उस मुफ्त के साथ हो जाएगी, वो रोटी भी मिलती है, 3 टाइम काम भी नहीं करना पड़ता, ये तो बड़ी आसानी, इज्जत भी है, कपड़े भी मिलते हैं। अगर सोचे 10% आबादी, 20% आबादी आपकी उस 6 गॉड को मानना शुरू कर दे, तो आपकी इसी कंट्री के अंदर 1 सदी बाद एक पॉपुलेशन अलग होना चाहेगी, वो कहेगी तुम लोग गलत हो, हम ठीक हैं। तो आप उसे क्या कहेंगे? ये बागी हैं। आप क्या कहेंगे? ये बैरूनी किसी ताकत के साथ जुड़ गए हैं, ये हम में से थे और हम जैसे नहीं रहे, लड़ाई पड़ जाएगी। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ओके, तो इस तरह से भी वो बता रहा है कि जब आप एक आइडियोलॉजी और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के साथ किसी पर कब्जा गेंद करते हैं तो आप इंटरनेशनली रीजनेबल कंसीडर किए जाते हैं, आपका प्रोजेक्ट रीजनेबल हो जाता है। और कॉलोनी जब आप बनाते हैं तो सिर्फ कंट्रोल गेन करते हैं, सिर्फ कंट्रोल होता है, डोमिनेशन होती है, लूटिंग होती है। एम्पेरियलिज्म होगा, लूटिंग भी होगी, कंट्रोल भी, डोमिनेशन भी। साथ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी की फेवर आपको मिलेगी और आप जस्टिफाई हो जाएंगे और आप रीजनेबल हो जाएंगे, प्रोजेक्ट आपका डाउटफुल नहीं रहेगा। अदरवाइज मॉरली डाउटफुल होगा कि दूसरे की कंट्री पर जाकर कब्जा कर रहे हैं। देयर इज ऑलवेज द अपील टू पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट in running the affairs of lesser people. There is always the appeal. यहाँ पर हमेशा अपील रही है, यानी कि इंसान जो है, पावर जो है, हमेशा उनका इस तरफ झुकाव रहा है, हमेशा ये चाहते रहे हैं, ताकतों को हमेशा ये अपील रही है, नेशनल इंटरेस्ट्स इन रनिंग द अफेयर्स ऑफ, और नेशनल इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को और ताकतों को ये चीज़ अपील करती रही है कि वो इंटरफेयर करें लेसर पीपल में, जो कमज़ोर लोग हैं उनके अफेयर्स को चलाएं। भाई जब आपके पास चौखे दाने होते हैं ना, तो आप कहते हैं मुझे लोग चौधरी भी कहें और लोगों के फैसले भी मैं करूं, लोगों के मामलात मैं हल करूं। वो कहते हैं ताकतों को हमेशा इस बात में इंटरेस्ट रहा है, और नेशनलिस्ट जो हैं, कौम प्रस्त जो लोग हैं, उनको भी इंटरेस्ट रहा है कि हम दूसरों के मामलात को देखें। अमेरिका वगैरह ना क्यों कहता है अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं, जो कुछ करते रहे, नहीं, चुदराहट का भी शौक होता है ना कि जी मैं मामले को ठीक करूंगा। अमेरिका मेड द सेम मिस्टेक इन वियतनाम एंड मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के अंदर, वियतनाम के अंदर अमेरिका ने ऐसी ही मिस्टेक्स की हैं। नैरो एंड डॉगमेटिक
approach to culture can be as dangerous to culture as is imperialism. नैरो, छोटे और डॉगमेटिक और मजहबी अप्रोच, मजहबी अप्रोच हो या तंग जहानत हो टू कल्चर, कल्चर के हवाले से, कैन बी एज डेंजरस टू कल्चर, कल्चर के लिए इतनी खतरनाक होती है एज इम्पीरियलिज्म, जितना इम्पीरियलिज्म। अब ये बात थोड़ी मुद्दल होगी है। हमारे कल्चर में है सपोज कि जुड़वा बच्चे हैं तो उनको जंगल में फेंक देना है, तो ये कंजर्वेटिव थॉट है। जुड़वा बच्चे अगर हों तो उसे जंगल में फेंक देना, सपोज ये हमारा कल्चर है कि ये एक अपशगुन हो गया है, ये एक बैड ओमेन है। अगर ये हमारा कल्चर है तो अगर हमें कोई आकर बताए भाई ऐसा नहीं होता, आप दो बच्चों को भी पालें, ये भी खुदा की देन है, अगर हम इसमें तंग नजर हैं और टू मच डॉगमेटिक हैं तो ये भी हमारे कल्चर के लिए नुकसानदेह होगा। हमें अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर से नेगेटिव चीजों को निकालना पड़ेगा। अच्छी बात है ये, और पॉजिटिव चीजें अगर शामिल होती हैं तो करने दें उसे। तो वो कहना चाहता है एक कल्चर के लिए नुकसानदेह तीन चीजें हो सकती हैं। इम्पेरियलिज्म नुकसान करेगी आपके कल्चर का, अंडरस्टूड है, लेकिन कल्चर के अंदर मौजूद जो लोग हैं अगर वो नैरो हैं वो भी अपने कल्चर का नुकसान करेंगे, और डॉगमेटिक हैं, बहुत ज्यादा मजहबी हैं, तो वो भी अपने कल्चर का सेकेंडली कल्चर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ईस्ट और द वेस्ट। कल्चर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि वेस्ट कहे हमारा कल्चर क्योंकि अच्छा है इसी कल्चर को पूरी दुनिया अडॉप्ट करे। कल्चर किसी का मिरास नहीं है, हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चर है और होना चाहिए। ह्यूमनिज्म इज द ओनली। अब मैं गया बलूचिस्तान के अंदर, जब बलूचिस्तान में मैं गया तो वहाँ पर जब मैं फर्स्ट खाने पर गया, हम साहब ने बुलाया तो तकरीबन 20 लोग थे, वो रूम के अंदर बैठ गए और लाइन में दीवार के साथ सारे 20 लोग बैठ गए। एक आदमी आया, उसने नीचे एक बाउल सा रखा और फिर उसके हाथ में एक बड़ी सारी केटल थी, उस केटल को उसने आगे किया और मैंने उसमें हाथ धोए, साबुन भी उसमें था, और हाथ धोने के बाद वो बर्तन उठाकर बुजुर्ग आगे हो गया, बुजुर्ग था, और पीछे से एक और बुजुर्ग जिसने टॉवल उठाया हुआ था उसने टॉवल दिया, मैंने हाथ खुश्क किए और उसने 20 लोगों के हाथ धुलाए इस तरह से, और धुलाने के बाद उन्होंने हमें खाना भी इसी तरह से पेश किया, सबको सामने रखा और हमने भरपूर तरीके से खाया। उन बुजुर्गों ने, एक घर का बुजुर्ग एक छोटी उम्र के नौजवान को अगर वो हाथ धुलवा रहा है और झुक रहा है, मुश्किल में है, तो मैं नौजवान खड़ा हो जाता, भाई ये मेरा कल्चर नहीं है, मैं पंजाब का आदमी हूँ और कोई बुजुर्ग भी आज के बाद यहाँ पर इस तरह से किसी को नहीं खाना खिलाएगा, हाथ नहीं धुलाएगा। दैट वाज रॉन्ग। आई हैव टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस कल्चर, दैट वाज प्रेस्टीज, बहुत ज़्यादा इज्जत थी मेरे लिए, और मैं वहाँ जाकर उस कल्चर को एंजॉय करता हूँ कई साल। और जब वापस आता हूँ पंजाब में तो मैं ये नहीं कहता लो जी मैं घर में बैठा हुआ हूँ और जो बड़ा घर का सरबराह है वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गया है, हाथ इसका बाप धुलवाएगा। मैं कहूंगा ना, यही नहीं कहूंगा, बिकॉज वो उधर का कल्चर था, उसकी वहां पर ब्यूटी थी, यहां पर और ब्यूटी होगी। ठीक है, नवाज मेरी बात बड़े गौर से समझ रहा है क्योंकि इनका कल्चर है ये जो मैं बता रहा हूँ। इज इट ऐसे ना? तो वो चीज़ें, वो यादें अब भी सीनों के अंदर हैं, जहन के अंदर हैं, अच्छी यादें हैं, वो कल्चर है, खूबसूरत कल्चर है। पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर मेहमान आ जाए तो हम उसे खाना खिलाते हैं, बट दैट इज समथिंग बर्डन ऑन अस। यहाँ कल्चर है, मेहमान आ गया, बोतल मंगवाइए, बोतल डालिए गिलास में, बोतल पिलाइए और फिर उसके बाद रवानगी का इंतजार कीजिए। कल्चर है हमारा। कहीं भी कोई मिल गया बोतल पिला दीजिए। घर में कोई आया, मैंने कहा भाई घर में हमारे जो आएगा हम बोतल नहीं पिलाएंगे, हम सेब या दूसरी तीसरी चीज़ें,
मुझे बताया गया सर ये जो बोतल आप कह रहे हैं सबसे सस्ती पड़ती है इस वक्त, और हर शख्स सेटिस्फाई भी हो जाता है कि मुझे बोतल पिला दी गई है, सबसे सस्ती ये एंटरटेनमेंट है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो वहां का कल्चर है, जब कोई मेहमान कोई शख्स आ उसकी बस्ती में चला गया, हम लोग ऐसे चले जाए ना वहां पर बलूचिस्तान के अंदर, तो लोग ऐसे दूर से ठहर जाएंगे, ऐसे देखेंगे सर पे हाथ रख के कि कौन आ गया है। वो कहते हैं नाठी, नाठी आ गया है। नाठी का मीन है मेहमान आ गया है। तो वो किस घर में ठहरता है ये बड़ी बात होगी। वो अगर सरदार के घर में नहीं ठहरा, किसी और घर में जाके ठहर गया है, तो सब बातों में सरदार को न्यूज पहुंचेगी जी मेहमान आया और आपके घर नहीं ठहरा, वो उधर ठहरा है। तो ये उसके लिए बेइज्जती है कि उधर ठहरा है, बड़ा तो मैं हूं, तो वो ले गया मेहमान, उसने आपके घर उस घर पहुंच जाना, उसने कहना जी अच्छा आप जिनके मेहमान हैं तो आपने कल मेरे मेहमान होना है। चौथा, आप वहां पर 1 महीना रहें, 1 महीना पूरा डिफरेंट लोग आकर आपको इनवाइट करेंगे हमारे घर है खाना खाएं। ये कल्चर वहां का है। अब आप सरप्राइज होंगे, इतना अच्छा कल्चर। भाई इतना अच्छा कल्चर की एक वजह है, वो क्या है? एक तो उनके पास कोई नया बंदा देखने का मौका नहीं है, पहाड़ों में लोग बैठे हुए हैं, नया बंदे से मिलते हैं तो नई न्यूज और नई खबर और नई बात उनको मिलती है, ओके, और नया चेहरा मिलता है देखने को, नए उनको जेस्चर्स मिलते हैं, नई इंफॉर्मेशन मिलती है। और फिर दूसरी बात है, उनके यहाँ खाना मुफ्त है। उन्होंने जमीन पर ऐसे डालना है, बीज बारिश आए जो मर्जी आए, उन्होंने 2 महीने बाद जाके काट के ले आना है। गंदम में उन्होंने यूं फेंकनी है, बारिश हो उसके बाद जब 6 महीने के बाद जाके सारी काट के ले आनी है, जमीन पर इकट्ठी कर देनी है। और उन्हें पूरे पूरे घर भरे होते हैं गंदम से, ठीक है, तो इतना मोटा मोटा दाना होता है गंदम का नेचुरल। तो वहां पर तो उनके पास दाना वो खाने वाला कोई नहीं है, उनको पैसे का इतना लालच है नहीं कि वो क्या करेंगे पैसा इतना रख के। खाना पीना, मेहमान, बाग, हर चीज उनके पास है। तो उसको वो कल्चर सूट करता है, ये रीजन है कि उसकी, हम उसको इधर इम्प्लीमेंटेशन उसकी मुश्किलें नहीं कर सकते, तो इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दी है। तो अमेरिका का अगर कल्चर है कोई, लाजमी नहीं कि वो आकर अफगानिस्तान के कल्चर को तबाह कर दे और कहे कि मेरा कल्चर इंटरनेशनल होना चाहिए। वो कहते कल्चर सारे जिंदा रहें। मेरा क्लेम इसमें इतना है कि कल्चर के अंदर प्रिंटिंग होनी चाहिए, कल्टीवेशन होनी चाहिए, और वो काम आके कर दिया है एक चीज ने, किसने? इंटरनेट ने। मेरी बात इसी पर खत्म होती है। अब हम थोड़े मल्टीकल्चर हो गए ना, मल्टीकल्चर हो गए। लाहौर तो वैसे मल्टीकल्चरल सिटी है, इसका अपना एक कल्चर भी है और हर शख्स को अपने अंदर समो लेता है, ये इसकी ब्यूटी है। ह्यूमनिज्म इज द ओनली, इंसानियत वहद वो चीज है। आई वुड गो सो फॉर एज सेइंग द फाइनल, मैं फाइनल बात करने जा रहा हूं। रेजिस्टेंस, इंसानियत वह चीज है जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है। वी हैव अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, इन गैर इंसानी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ अगर कोई चीज रेजिस्टेंस है तो वो क्या है? ह्यूमनिज्म है, इंसानियत। एंड इनजस्टिस, और जो भी नाइंसाफियां हैं उनके खिलाफ अगर कोई रेजिस्टेंस है, रुकावट है, तो वो क्या है? ह्यूमनिज्म। दैट डिसफिगर ह्यूमन हिस्ट्री, वो इनजस्टिसेस जो कि इंसान की हिस्ट्री को डिसफिगर, तरोड़ मरोड़ देती है, ठीक है, गर्क कर देती है। बेटा ह्यूमनिज्म क्या होती है? इंसानियत के हर लिविंग बीइंग को जीने का हक मिलना चाहिए, हर लिविंग बीइंग को लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को इंटरटेन कर सके बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। ये इंसानियत है। नुकसान किसी को ना हो, वो जो मर्जी करता है करे, ये लिबर्टी है। लड़की कहती है मैंने पिक्चर देखने जानी है, मूवी देखने जानी है, तो वो मूवी देखने जाए। एक लड़का है वो कहता है मैंने बैठ के शराब पीनी है, तो उसको हिलाओ, हो पिए,
लेकिन एक लड़का वो कहे कि मैंने एक आदमी के पेट में हाथ डालकर उसकी किडनी निकाल ली है, तो नहीं है अलाउ, वो हार्म है। जायज हार्मलेस ख्वाहिश हर इंसान की पूरी होनी चाहिए, ये ह्यूमनिज्म है। और इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, इनजस्टिस जितना भी है, उसके खिलाफ अगर कोई रुकावट कोई चीज़ है तो वो टर्म है ह्यूमनिज्म। जब ह्यूमनिज्म कहा है तो इसका मतलब ये है नॉट वेस्टर्निज्म, नॉट क्रिश्चियनिज्म, नॉट ईस्टर्न पॉलिसीज, कोई चीज भी नहीं। वह चीज जो रूल करने वाली है वो है ह्यूमनिज्म, जिससे ना सिर्फ इंसान बल्कि D.H. लॉरेंस का स्नेक भी आकर पानी पी सके ना। समझ रहे मेरी बात? तो वो ह्यूमैनिटेरियन बात थी जो D.H. लॉरेंस कह के गया था। It is quite common to hear high officials in Washington and elsewhere speak of changing the map of the Middle East. कहते ये बड़ी कॉमन सुनवाई है, सुनवाई भी कहते हैं, सुनवाई भी कहते हैं, सुनाई देने वाली बात है कि वाशिंगटन अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं और इर्द गिर्द और भी जो बड़ी ताकतें हैं वहाँ के लोग, वो बात करते हैं कि वो मिडल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। ईरान, लबनान, इराक, ये मिडल ईस्ट है, इसका नक्शा बदल देंगे। एज इफ एंशिएंट सोसाइटीज़, ऐसे जैसे कि कह रही हूँ कदीम तहजीबें एंड मायरेट पीपल्स और बेशुमार लोग कैन बी शेकन अप, कि उनको हला कर रख दिया जाएगा। लाइक सो मैनी पीनट्स इन अ जार, जैसे बहुत सारी मूंगफलियों को एक परूण के अंदर, क्या कहते हैं उसे, जार, वो जैसे छन्नी, जैसे छन्नी के अंदर पीनट्स को डालकर आप ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को, लोगों को ऐसे ही छान डालेंगे, हिला डालेंगे, नक्शा बदल देंगे। वी आर, ये सारे कोड्स हैं एडवर्ड साइड के, तो मैंने कोड्स ही रख दिए हैं और मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब आपने ये कोड ऐसे कैसे लिखने हैं, बस कोड भी लिख दें, दैट इज इनफ। साथ कोई आप एक आध लाइन और जोड़ें, ठीक है, ना जोड़ें फिर भी खैर है। ओके, इसमें जो कोड आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगे वो आपने रिमूव कर देना है। ओके, मैंने इसलिए सारे रख दिए ताकि आपको मैक्सिमम कंसेप्ट उतर जाए आपके अंदर और मैक्सिमम पता हो कि एडवर्ड साइड कहता क्या है। मोस्टली की बुक्स के अंदर एडवर्ड साइड की कोई बात नहीं है और वो जो ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाला है वो दो चार बातें करके निकल जाता है। आपको पता चल जाएगा एडवर्ड साइड वाकई अपने मुंह ज़बानी बुक के अंदर क्या कहता है, और उसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी कर दी। और किसी बुक में भी आसान सवाल नहीं बना हुआ जो आसानी से याद हो जाए। ये आपको 15 पॉइंट्स याद हो जाएं, 20 पॉइंट्स याद हो जाएं, लेकिन ये जो याद हो जाएंगे ये पुख्ता होंगे, पक्के होंगे, आपको पता होगा ये मुझे आते हैं, मैंने लिखने हैं। ओके, अदरवाइज आपको अंडरस्टैंडिंग सारी हो गई है। आपको 2 कोड्स आते होंगे, 3 आते होंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आपको उसके एक एक लफ्ज का पता चल गया है। आप खुद से भी सारा जनरेट कर सकते हैं 3-4 कोड्स को लिख कर। ओके, जो आपके काम के हैं। अगर मेरी तरह आपका दिमाग थोड़ा हो, दिल कमजोर हो, तो फिर सारा याद कर लेंगे, सारा लिखाएंगे। ओके, नंबरिंग नहीं देंगे एग्जाम में, 1 2 3 4 5 नहीं देंगे। ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ, ये खास तौर पर जैसे मैरिड लिखा हुआ है तो ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, काउंटलेस मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है मीनिंग। लेकिन ऐसी ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर कोट्स आ गए हैं, जैसे कि कॉनरेड का आ गया है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, और उसके अंदर कुछ चीज़ें, उसे आप हाईलाइट करके मजीद अच्छा करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। 23 पॉइंट है जी हमारा। वी आर एट अ पॉइंट इन आवर वर्क, हम अपने काम में अब इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, व्हेन वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर एम्पायर्स। हम अपने काम में उस वक्त पीक पर होंगे, पॉइंट का मतलब उस वक्त पते की जगह पर होंगे, अहम जगह पर होंगे, जब हम मजीद इग्नोर नहीं करेंगे एम्पायर्स को एंड एम्पेरिकल कंटेक्स्ट को इन अवर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ में जब हम एम्पेरिकल कंटेक्स्ट को नज़रअंदाज नहीं करेंगे।
भाई मेरी बात सुने, मैं टीचर हूँ, जरा गौर से बात सुननी है। मैं टीचर हूँ और मेरा एक वाकिफ़कार एक दोस्त है, उसका नाम है गुल्ली, ठीक है। मैं शुरू से मेहनत करता आया हूँ और पॉलिसीज बनाता हूँ और सोचता भी आया हूँ। मुझे डबल काम करना पड़ा है इस डाइस के पीछे आने तक। मैं लेबर से काम शुरू करता हूँ, फिर सोचता भी हूँ कि मैं तरक्की कैसे करूँ, और मेहनत करता हूँ, करता 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 रिस्क लेता, यहाँ पर डाइस पर आ पहुँचता हूँ एक 15 साल की स्ट्रगल के बाद। इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है, तो 15 साल गुजर गए हैं। एक आदमी गुल्ली, मैंने उससे कहा गुल्ली यार तू सारा दिन ऐसे फिरता रहता है इधर उधर, ये पॉलिटिशियन के साथ बैठ, वो पॉलिटिशियन के साथ बैठ, तुम्हें क्या मिलता है? हम देखो तरक्की कर गए हैं और तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। उसने कहा ये पिछले इलेक्शन में ना मैंने काम इनके साथ किया था, तो मुझे ना बैंक से कर्जा लेकर दिया है इन्होंने 2 करोड़ रुपए का ना। मैंने डिफेंस में एक कोठी ले ली है, उसका रेंट आता है 1 लाख रुपया। मैं 50,000 देता हूँ बैंक वालों को, 50,000 का खाना पीना करता हूँ, गाड़ी भी रखी हुई है, जगह भी मेरे नाम की है, मुझे तो अब कमाना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो एनर्जी सारी दी है वो सारी एनर्जी मुझे इस काबिल नहीं कर सकी 15 साल में कि मैं बैठ के आराम से खाऊं और मुझे टेंशन ना हो कमाने की, मैं उधर बैठूं। ही वॉज राइट। इसका मतलब मुझे सोचना चाहिए पॉलिटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। अगर मुझे तरक्की करनी है तो साथ मुझे पॉलिटिक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस के साथ भी रहना पड़ेगा, चौधरी के साथ भी उठना बैठना पड़ेगा। ये तो बड़ी अहम बात हो गई कि नहीं। वो मुझसे कम ज़हन वाला आदमी, उसने आराम से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लिया। मैं स्ट्रगल किए जा रहा हूं अभी भी। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर आप अपने काम और स्टडी के अंदर एम्पेरिकल कंटेक्स्ट को सामने रखेंगे तो समझे कि फिर आप ठीक काम कर रहे हैं। अगर आप एम्पेरिकल कंटेक्स्ट को सामने नहीं रखेंगे और सिर्फ मेहनत करेंगे, आप पॉलिसीज बनाएंगे, तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप पैसा, दौलत, जेवरात, खजाने या फसलें या इंडस्ट्री या रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे और कोई एम्पेरिकल स्टेट आएगी और सारा उठाकर चली जाएगी, आप वैसे के वैसे ठहरे रहेंगे। तो ये बड़ी अहम इश्यू है और बात भी ठीक कर रहा है कि तरक्की करने के लिए हमें ये कंटेक्स्ट भी सामने रखना पड़ेगा कि हमें कोई आकर लूट ना जाए। Establishing of international culture has some negative and positive aspects. इंटरनेशनल कल्चर की बात करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि कल्चर इंटरनेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल कल्चर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कल्चर डेफिनेशन कर दूं, पूरी दुनिया का एक ही कल्चर होना चाहिए, एक ही रहन सहन, एक ही इबादत करने का तरीकाकार, खाना पीना, भागना दौड़ना, इबादत, उसके अलावा शादियाँ, पूरी दुनिया का एक मल्टी कल्चर, एक ही कल्चर होना चाहिए, इंटरनेशनल कल्चर। इसके फायदे हैं, सर फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। पहले फायदों की बात, चलो पहले ये डिसीजन लेते हैं कि यस होना चाहिए कि नहीं। यस होना चाहिए, क्लैशेस खत्म हो जाएंगे। होना चाहिए, क्लैशेस खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों सर? क्योंकि ये एक सर्कल नहीं चलेगा, सर्कल नहीं बनेगा, वैरायटी नहीं होगी। ओके जी, होना चाहिए, लेकिन अगर हम कहें कि होना चाहिए तो फिर लड़ाइयाँ बहुत होंगी, कोई तैयार नहीं होगा अपना घर छोड़ने के लिए। शाबाश, ये बात भी अहम है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये बात आ गई, नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्यूटी खत्म हो जाएगी। ब्यूटी इसी में है, जब बलूचिस्तान आप जाते हैं तो एक और रंग को देख कर आते हैं। जी सर नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल और एक चाहत, एक मूवमेंट वो रुक जाएगी। जी सर नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं वैसे पर्सनली इस हक में हूँ कि इंटरनेशनल कल्चर होना चाहिए। अब तक, आज के दिन तक तो मैं इसी चीज़ के हक में हूँ कि इंटरनेशनल कल्चर होना चाहिए। हम सारे ह्यूमन हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन होना इंटरनेशनल चाहिए कल्चर को, ताकि मैं कहता हूँ इंसान ना मरे, बस इंसान को नुकसान ना पहुँचे, किसी तरह से क्लैशेस ना आए, डिफरेंट ख्यालात पर लोग परवान ना चढ़ें,
बल्कि तकरीबन मिलते जुलते ख्यालात पर लोग परवान चले। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन की बुक्स भी होनी चाहिए पढ़ाने में, और पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, और इसी तरह इंडिया के अंदर पाकिस्तानी बुक्स भी होनी चाहिए, कैदम के ऊपर, गांधी के ऊपर बुक भी होनी चाहिए, ताकि बैलेंस हो जाए ना, ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा सबका कल्चर। हाँ, इसीलिए आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर एम इंग्लिश कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? सारे फॉरेन राइटर पढ़ रहे हैं ना आप, हालांकि आप पाकिस्तानी लोग हैं, फॉरेन राइटर क्यों पढ़ रहे हैं? हालांकि वो आपको लूट कर भी गए हैं, फिर भी आप उसे पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि बैलेंस हो। हम लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम लोगों का असर माशरे के ऊपर इर्द गिर्द पड़ना है। आपने जिस स्कूल में जाना है, जिस कंपनी में जाना है, जिस आपने महफिल में बैठना है, आपके मुंह से बात जो निकलेगी वो ऐसी ही निकलेगी, इंटरनेशनल बड़ी बात निकलेगी आपके मुंह से। तो दूसरा सुनने वाला कहेगा यार बात तो आपकी पता की है, बात तो ठीक आपने की है, तो समझे कि वो आपकी बात आगे ले जाएगा। ओके, तो इसी तरह आप भी फॉरेन पर, तो ये बैलेंस हो जाता है सोसाइटी के अंदर। अब सोसाइटी में एक शख्स होता है वो मजहबी बात करता है, दूसरा शख्स होता है वो लिबरल बात करता है, तीसरा है वो कम्युनिस्ट बात करता है, डिफरेंट बातें करते हैं। तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाता है। तो ये होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ इस्लामिक कल्चर हो, मैं खुद इस्लामिक कल्चर के ऊपर परवान मुकम्मल तौर पर चढ़ा हूँ, मुझे अगर कोई बताए, वो कहे कि वो एक बंदे ने कहा था कि देयर इज नो गॉड, दैट इज गॉडलेस यूनिवर्स, मैं तो छुरा मार दूंगा, मैं सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं होने नहीं वो बात। अगर मैंने थोड़ा सा लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है या साइंस पढ़ी हुई है या सेंसेस हैं, तो मैं इस बात को थोड़ा बर्दाश्त कर जाऊंगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कल्चर जो है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। देयर शुड बी लिबर्टी ऑफ कल्चर्स एज इट कल्टिवेट्स। यहाँ पर कल्चर को आज़ादी होनी चाहिए, जैसे कल्चर खुद चाहे अपने आप को कल्टिवेट करे और चेंजेस, या जैसे खुद चाहे अपने आप को तब्दील करे इटसेल्फ। कल्चर को लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने आप को तब्दील जैसे चाहे वैसे कर ले। वर्ल्ड शुड बी बंच ऑफ मल्टी कल्चर। दुनिया को एक मल्टी कल्चर का बंच होना चाहिए, जैसे गुलदस्ता होता है उसमें मल्टी कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो ऐसे बंच होना चाहिए। किस चीज़ का? मल्टी कल्चर का बंच, पीस का बंच होना चाहिए। एंड सेल्फ प्रॉस्पेरिटी, डिपेंडेंट नहीं, बैगरी नहीं, गुलामी नहीं, भीख नहीं, बल्कि वो अपने बलबोते पर हैप्पी हो। नॉट बैगरी एंड स्लेवरी, उसके अंदर, इस बंच के अंदर स्लेवरी और बैगरी नहीं होनी चाहिए। द लास्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज दैट, ये एडवर्ड साइड के अल्फाज हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट दिस इज एन एग्जाइल्स बुक, कि ये कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म एक एग्जाइल्स बुक है, एक वतन बदर कर जाने वाले शख्स की बुक है, ऐसे शख्स की बुक है जिसको वतन से निकाल दिया गया है। इस पर उसने एक बुक और भी लिखी थी, आउट ऑफ प्लेस, एडवर्ड साइड ने। एवर सिंस आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, आई हैव फेल्ट दैट आई बिलोंग टू बोथ द वर्ल्ड्स, मैं महसूस करता हूँ कि मैं दो दुनियाओं से बिलोंग करता हूँ। एक वो जो डोमिनेटेड कल्चर है, महकूम है, फलस्तीन है, और दूसरा वो डोमिनेटिंग है, अमेरिका है। ठीक है, मैं दोनों दुनियाओं से बिलोंग करता हूं, विदाउट बीइंग कंप्लीटली ऑफ आइदर वन और द अदर। ना मैं कंप्लीट उस तरफ हूं ना कंप्लीट उस तरफ हूं, मैं दोनों को देखता हूं। दैट इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ह्यूमन बीइंग। सेंटर, कंफ्यूज, अनडिसाइडेड पोजिशन, दैट इज द बेस्ट पोजिशन फॉर स्कॉलर्स। फॉलोअर्स को तो जो मर्जी आप देंगे लाइन, वो तो उसी को फॉलो करेगा ना।
आप आज लिबरल ड्रामा चलाना शुरू कर दें टीवी के ऊपर, तो 3 साल के बाद आपका सारी सोसाइटी लिबरल होगी। आप आज मजहबी ड्रामा चलाना शुरू कर दें, जब ऑप्शन ही नहीं है सोसाइटी के पास तो उसी को देखेगी, तो 3 साल बाद वो मजहबी है। भाई ज़िया-उल हक के दौर से पहले, भुट्टो के दौर में लोग क्या थे? लिबरल थे। रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, चर्च शराब हर चीज़ मैखाने होते थे ये माल रोड के ऊपर सारे, ठीक है, तो बड़े मौजें लगी हुई थी। ज़िया-उल हक आया तो क्या हुआ? सिलेबस, उसने वो सिलेबस दिया और मस्जिद के अंदर उसने जहाद, अमेरिका ने उधर से पैसा दिया था, मौलवियों को पैसा मिला, मस्जिद के अंदर जहाद की बातें। तो 5 साल के बाद अवाम आपकी तैयार, जो कहते बताएं कहाँ जहाद करना है, माओ बेटों को आशीर्वाद देकर कहती है जाओ कहाँ जहाद करना है। जब आपने अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान लड़ रहा था रशिया के साथ, उस वक्त तो जहाद की बल्ले बल्ले थी। पाकिस्तान सारा कह रहा था कि जहाद बड़ी अहम चीज़ है, कंप्लीट। जब वो जंग खत्म हुई तो आपका सिलेबस सारा बदल गया, तो आपकी सारी बातें बदल गई, आपने सारी इस्लामियात में से चीज़ें निकाल दी, वो वाली जहाद वाली, तो दोबारा लिबरल करना शुरू कर दी सोसाइटी को। तो ये तो पॉसिबल है, जैसा आप चाहें। तो बेस्ट सीन क्या है? सेंटर में रहें स्कॉलर के लिए। आम लोग जो हैं, थोड़ी सतही सोच वाले जो लोग हैं, थोड़ी सोच वाले जो लोग होते हैं, उनको तो जो चीज़ मॉरल बना कर देंगे वो उस पर फॉलो करना शुरू कर देंगे, जैसा बना कर देंगे। स्कॉलर ही बैठे होते हैं जो बनाते हैं, सोचते हैं सोसाइटी को कैसा होना चाहिए। तो स्कॉलर की आंख और उसका जहन सेंटर में, कंफ्यूज, डिसाइडेड नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, जो एडवर्ड साइड ने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, जीज अफ्रीक अरेबिक एलिंग इंडियन वीड, ये इंडियन हैं या अफ्रीका के लोग हैं या अरब के लोग हैं, सारे के सारे वीड्स की तरह हैं, ये जड़ी बूटियों की तरह हैं। स्पीक साइड, स्पीक साइड, स्पीक साइड, तो इनके हक में कौन बोलेगा? साइड बोलेगा, साइड बोलेगा, साइड बोलेगा। दैट वाज द कपलेट। यू कैन बोथ स्टार्ट में लिख सकते हैं, एंड पर भी लिख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, आपके तमाम जो पोइट्स और जितने भी राइटर हैं आपके पार्ट 1 के, सबके ऊपर एक कपलेट मैंने बना के दिया हुआ है। उस पोइम का नाम है डैड पोइम है, ओके। तो वो आपकी किसी बुक में भी मौजूद है। तो उसमें मैंने हर राइटर के ऊपर एक कपलेट बना दिया है जो उसको पूरी तरह से इनगैर्डल कर लेता है, और ओवरऑल उस पूरी पोइम का नाम है डैड, ओके। So nice of you. Thank you for being here, and thank you for keeping good ears, and thank you for not taking long sleep. Okay.